वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी, रोने से आंसू बहाती है जिंदगी, स्नेह दो तो संवर जाती है जिंदगी, हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी, जिस नजर से देखो वैसी बन जाती है जिंदगी, नजरिया बदलते ही बदल जाती है जिंदगी। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय अवकलजों का अनुप्रयोग, जिसमें हम उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फलनों के जो हमने उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात किए, इसका किस प्रकार से अनुप्रयोग करते हैं। केवल इसका अनुप्रयोग गणित में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में, समतल ज्यामिति में, ठोस ज्यामिति में, यांत्रिकी में और इसके अलावा वाणिज्य और अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं देखिए। हमारे सामने प्रश्न है, ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। दो संख्याएं धनात्मक जिनका योग 15 है और इनके वर्गों का योग न्यूनतम है। ये हमको पता करना है कौन कौन सी संख्या है। न्यूनतम का मतलब फिर इनके वर्गों का योग इससे कम नहीं होने वाला, फिर उससे बढ़ने वाला है। तो ऐसा हम कुछ काम करने वाले। देखिए दो संख्या कैसे ज्ञात करें। सपोज करते हैं कि माना कि जो प्रश्न में हमको चाहिए उसके लिए बात करते हैं न्यूनतम, उसको एक p के रूप में मानकर लिखते हैं x² + y²। न्यूनतम चाहिए हमको। तो x और y हमने दो संख्या मानी है, तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि जो हमने दो संख्या मानी है वो x और y का योग 15 है। तो हम x और y को हम 15 मान रहे हैं, तो यहां से जो दिया हुआ है इसको x के रूप में बनाने वाले हैं। प्रश्न में जो दिया हुआ है x² + y², दो चर के रूप में है। तो px के रूप में बनाने के लिए हम यहां से y को विलुप्त कर लेंगे, तो यहां से जो y का मान आएगा 15 - x, तो हम यहां से y का मान निकालने वाले हैं। तो x² + 15 - x का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं, विस्तार करते हैं और एक समीकरण के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। तो विस्तार करते हैं सरसमीका के प्रयोग से 225 गुणा दुगुना 2ab के रूप में 30x और प्लस का 20 पर यानी x²। थोड़ा इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर हम पाते हैं ये मिलेगा x² मिलकर 2x² प्लस 2 x का पहले लिख देते हैं, x का माइनस का 30x और प्लस का 225। ये एक द्विघात पद के रूप में हमको एक इसका x के रूप में एक समीकरण मिला, जिससे हमको दो संख्या ज्ञात करनी है न्यूनतम मान प्राप्त करते हुए। तो हम इसका दो बार अवकलन करते हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ट की जो नियमावली है उसके मुताबिक इसका दो बार अवकलन करेंगे, तो p' हमको प्राप्त होगा 4x - का 30। समीकरण नंबर 1 हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। एक और इसका पुनः और जब अवकलन करते हैं p'(x) हमको प्राप्त होगा 4x का अवकलन 4 × 1 और 30 का अवकलन कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 2 बोला जाता है। p' प्रथम कोटि का अवकलन है, p'(x) द्वितीय कोटि का अवकलन है। अब हमको जो प्राप्त करना है चरम बिंदु, जहां पर वो अवकलन उच्चिष्ट निम्निष्ट है उसके लिए बात करनी है। तो चरम बिंदु के लिए, चरम मान के लिए हम बोल देते हैं, तो चरम मान के लिए p' = 0, p'(x) = 0। तो इसको 0 बोलकर हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो 4x = 30 हो जाएगा, इसलिए x का मान 30/4 = 15/2। एक x की वैल्यू हमको मिल चुकी है जो 15/2 होगा। हमने जो दो संख्या मानी थी x और y के रूप में, तो एक संख्या हमको मिल चुकी है 15/2, 7.5 करीब, ठीक है। तो ये जो एक संख्या आपको प्राप्त हुई, अब हमसे पता करेंगे इस संख्या पर क्या इसका मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो उसके लिए हम
द्वितीय कोटि के अवकलन को प्रयोग में लेंगे तो x बराबर 15/2 पर p डबल डैश के अंदर वैल्यू रखते हैं हम, तो यहाँ पर इसका मान जो है कांस्टेंट के रूप में ही है, x इसमें स्थापित ही नहीं है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, अपरिवर्तित रहेगा 4 का 4। तो इसकी जो वैल्यू देख रहे हैं 0 से बड़ी है, अर्थात द्वितीय कोटि का जो हल है, जो मान है वो धनात्मक मान है। द्वितीय कोटि का मान कैसा है? धनात्मक है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 15/2 पर px न्यूनतम होगा। ठीक है, तो px जिसको हमने सपोज किया था वर्गों के योग को, तो वो न्यूनतम मान होगा, ये हमने सिद्ध कर लिया। एक संख्या हमने निकाल दी, दूसरी संख्या भी हम निकाल देते हैं। तो y बराबर हमने बोला था यहां माइनस x प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस x, तो y बराबर 15 माइनस 15/2 बराबर 15/2। इसमें से प्लस सब निकाल लिया हमने। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो हम प्लस ट्रांसफर बोलेंगे अतः 15/2 व 15/2 पर 15/2 व 15/2 के वर्गों का योग निम्नतम होगा। अब इससे निम्नतम मान फिर संभव नहीं है, आप इसके अलावा कोई अतिरिक्त संख्या लेंगे तो उससे उसका मान निम्नतम नहीं आएगा, उससे भी मान कम ही होगा। ठीक है, तो समझते हुए लिखिए, हमने वो दो संख्या बता दी है। देखिए इसमें हम करते हैं ठोस ज्यामितीय आकृति का। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, शंकु के अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बेलन की त्रिज्या की शंकु की जो त्रिज्या है वो आधी होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर एक शंकु बनाया है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है शंकु में। तो देखिए ध्यान दें, माना कि एक शंकु, तो शंकु की त्रिज्या जिसको हमने OC बराबर R, यहाँ चित्र बना हुआ है, इस चित्र के अंदर ये OC शंकु की त्रिज्या है, वह ऊंचाई AE इसकी ऊंचाई है H। ठीक है, तो ये हमने शंकु की ऊंचाई मानी है, यहां से लेकर यहां तक OA शंकु की ऊंचाई है और OC इसकी त्रिज्या है, जिसके अंतर्गत लंबवृत्तीय बेलन, जिसके अंतर्गत एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या OE, जिसकी त्रिज्या OE बराबर x है, वह ऊंचाई QE, बेलन की ऊंचाई QE है। तो बेलन की ऊंचाई जो QE है, हमको जो ज्ञात करना है महत्तम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्तम चाहिए, अधिकतम। तो ऊंचाई क्या है वो हमको पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। QE हमने सपोज किया, तो हम इसके आधारित हमको एक QE का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो QE के लिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, वो दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम है QEC, ये छोटा सा त्रिभुज जो बना हुआ है, वह एक त्रिभुज और ले रहे हैं, त्रिभुज AOC, A से लेकर O फिर C, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज समरूप हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होने से अतः
समरूप त्रिभुज के नियम से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो मैं इनकी संगत भुजा ले रहा हूं QE का अनुपात AO से, QE का अनुपात OA और एक अंतिम दो भुजा से EC भुजा का अनुपात OC से। ये इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए। तो हम इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले QE की वैल्यू तो हमको ध्यान नहीं, तो QE को तो QE लिख रहा हूं। OA की वैल्यू कितनी है, तो OA की वैल्यू हमने OA, O से लेकर A जो शंकु की ऊंचाई मानी हुई है, h माना इसको। फिर EC, तो E से लेकर C तक उसकी वैल्यू हम निकालेंगे किस तरह से, ये EC है, ठीक है। तो टोटल कितना है यहां से लेकर यहां तक, जो कि त्रिज्या है शंकु की, उसमें से ये r माइनस कर ले तो EC का मान आ जाएगा, ठीक है। तो r माइनस x बड़ा शंकु की त्रिज्या, उसमें से बेलन की त्रिज्या को माइनस कर लेंगे और OC जो कि हमने शंकु की त्रिज्या मानी है, वज्र गुणा करके हम QE की वैल्यू बोल सकते हैं जो बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। h का मान यहां आ जाएगा h r माइनस x अपॉन r। तो ये जो मान बना है ये शंकु की बेलन की ऊंचाई है, अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हम इसको h माने तो 2 पाई r, तो बेलन के लिए हमने ROE मानी है x, और h जो बेलन की जो ऊंचाई थी हमने इसको ये अभी हमने ज्ञात किया h r माइनस x अपॉन r। तो यहां पर ये x जो राशि है, जो बेलन की त्रिज्या है, वो एक चर राशि के रूप में है जिससे हमको न्यूनतम महत्तम पता करना है। तो x का मैं अंदर गुणा कर लेता हूं, तो ये जो s x के रूप में बोलते हैं, तो x का मैं गुणा कर लेता हूं अंदर 2 पाई r, ये h, ये x का अंदर गुणा होगा तो r इंटू x, rx माइनस का x स्क्वायर। इसका दो बार हम जब अवकलन करेंगे s प्लस x का मान हमको प्राप्त होगा, ये कांस्टेंट गुणनफल के रूप में है, तो वैसा का वैसा रह जाएगा। यहाँ अवकलन होगा rx का अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है r, x स्क्वायर का अवकलन 2x। पुनः एक बार और द्वितीय कोटि के अवकलन के लिए हम एक बार और अवकलन करेंगे, तो 2 पाई h अपॉन r ऐसे रह जाएगा। r कांस्टेंट है, इसके लिए अवकलन इसका 0 हो जाएगा, माइनस 2x का अवकलन माइनस का 2 हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का 4 पाई h अपॉन r, ये इसकी हमको वैल्यू प्राप्त हुई। तो अब हम इसके बाद चरम मान के लिए, चरम मान के लिए s प्लस x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के बराबर करके हमको एक वैल्यू प्राप्त करनी होगी। तो 2 पाई h अपॉन r r माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 बोलने से ये पूरा पद यहां पर आकर 0 हो जाएगा, r माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं 2x बराबर r, अतः x बराबर r बाई 2। x कौन, बेलन की त्रिज्या, r कौन, शंकु की त्रिज्या, उसका हाफ, ये हमने अभी यहां वैल्यू बनाई है। तो हम उच्चतम या निम्नतम के लिए द्वितीय कोटि के अवकलन को प्रयोग लेंगे। तो द्वितीय कोटि का अवकलन ये यहां लिखा हुआ है, तो x बराबर r बाई 2 पर या r बराबर 2x पर h डबल डैश r बाई 2 की वैल्यू हम देखेंगे। तो यहां पर r की वैल्यू हम रखने पर, 2x का मान रखने पर ये मान ऋणात्मक ही रहने वाला है, लेस देन 0, माइनस है, आगे माइनस लिखा हुआ है, इसका मान ऋणात्मक रहने वाला है, ऋणात्मक, ठीक है। अतः x बराबर r बटा 2 पर बेलन का वक्र, बेलन का मान महत्तम होगा, ठीक है। तो बेलन जो बनेगा वो महत्तम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला होगा, ये हमने सिद्ध कर लिया। अब हमको सिद्ध करना है, तो वो
ये हमने पहले से ही बोल दिया, x बराबर 8/2। ठीक है, अतः बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आदि होने पर ठीक है, महत्तम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बेलन का महत्तम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये हमको सिद्ध करना था। तो हमने ये एक बेलन का महत्तम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिद्ध किया कब कि जब x बराबर 8/2। x यानी बेलन की त्रिज्या जो कि शंकु की त्रिज्या की आधी होने वाली है। वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है, एक स्थिरांक बन गया है। वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का योग एक स्थिरांक अचर पद में हो गया है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग, वर्ग के और वृत्त के क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। यदि न्यूनतम कब होगा, इसके लिए शर्त आपको यह लागू करनी है, ये बनानी है, वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर हो तो ये क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, हम सपोज करते हैं, माना कि वर्ग की भुजा x, कोई वर्ग है जिसकी भुजा x व वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, तो दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया है वो बोल रहा हूं मैं, कि वर्ग का परिमाप भुजा x मानी हुई है, वर्ग का परिमाप भुजा x मानी हुई है, तो परिमाप हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr, योग मान लेते हैं एक स्थिरांक के रूप में k है, तो ये k बन गया है, 4x + 2πr बराबर k। ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 1 मानकर हम चलते हैं। अब हमको बोल रहा है क्षेत्रफल का योग, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4x, तो वर्ग का क्षेत्रफल a1 मानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल a1 बराबर x² व वृत्त का क्षेत्रफल a2 बराबर πr²। तो यहां पर x है और यहां पर r है, दो चर राशि हैं, हम एक चर राशि में इसको बदलकर योग करें, तो यहां पर r की वैल्यू समीकरण 1 से मैं यहां रखता हूं, तो समीकरण 1 से r का मान रखने पर तो a2 का मान इस तरह से बन जाएगा, पाई r की जो वैल्यू है पहले 4x माइनस हो जाएगा, तो k - 4x और बट्टे में हो जाएगा 2π, इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये πr², ये इसकी वैल्यू बन गई। तो इसको थोड़ा हम सरल कर सकते हैं, तो a2 बराबर पाई k - 4x का होल स्क्वायर, बट्टे में हम बोलेंगे तो 4π², तो ये पाई से एक पाई कैंसिल हो सकता है, तो इस तरह से a2 का जो मान हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो चुका है, तो 1/4π k - 4x का होल स्क्वायर, ये हम a2 की वैल्यू यानी वृत्त के क्षेत्रफल का मान बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, a दोनों x के रूप में हो गए, तो ax बराबर a1 + a2, a1 का मान x², a2 का मान जो अभी हमने x के रूप में ज्ञात किया वो, ये दोनों मान हमने यहां रखा है। अब क्षेत्रफल न्यूनतम लाने के लिए हम उच्चिष्ट निम्निष्ट का काम शुरू करना है वाले हैं।
दो बार अवकलन करेंगे तो पहली बार जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे a डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर का अवकलन 2x, ये कांस्टेंट के रूप में गुणांक में इसलिए रहेगा। इसका अवकलन जब हम बोलेंगे x की घात n के मुताबिक तो दो कोष्टक में k माइनस 4x, और वापस जब इस ब्रैकेट के अंदर उस फलन का अवकलन बोलेंगे k का अवकलन 0 माइनस 4x का अवकलन माइनस का 4। ठीक है, तो ये 4 से ये 4 आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो a डैश x की वैल्यू बोल रहा हूं मैं 2x, ये एक माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूं, 4 से ये 4 कैंसिल बोल दिया तो यहाँ रह गया 2 कोष्टक में k माइनस का 4x और बट्टे में ये पाई हो गया। ये जो हमने क्या किया a डैश x क्या किया, एक बार और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। सब एक बार पुनः और अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलन a डबल डैश x हमको प्राप्त होगा। तो इसका अवकलन और कर रहा हूं मैं, 2x का अवकलन 2x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है माइनस जो यहाँ कांस्टेंट है 2 पाई कांस्टेंट है तो 2 बटा पाई गुणांक के रूप में कांस्टेंट है तो ऐसे रखा जाएगा। k माइनस 4x का अवकलन बोलेंगे, k का अवकलन होगा 0 माइनस 4x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 4। तो a डबल डैश x इस तरह से हल कर रहा हूं मैं 2, ये माइनस माइनस प्लस के हो गए 2 × 4 8 बट्टा 5। a डबल डैश x द्वितीय कोटि का अवकलन भी ज्ञात कर लिया। चरम मान के लिए उचित निम्निष्ठ मान के लिए हमको a डैश x प्रथम कोटि को 0 बोलना होता है। तो चरम मान के लिए a डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 बोलकर हमको कोई एक वैल्यू प्राप्त करनी है। 2x माइनस 2 कोष्टक में लिखा हुआ k माइनस 4x अपॉन पाई इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर इसको हल करें तो यहाँ पर बन जाएगा 2 पाई x माइनस इस ब्रैकेट को मैं हटाता हूँ 2k, ये प्लस का हो जाएगा 8x और बट्टा में पाई, जो एलसीएम लेकर हल किया था बराबर 0। वज्र गुणा करके हम हल करते तो पाई उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब x की दो वैल्यू दिख रही है आपको, तो 2 पाई x और प्लस का 8x बराबर में ये 2k हो गया, ये पक्षांतर पहले 0 हो गया था। तो x की वैल्यू अगर हम बढ़ाने चाहें, दो सब में है तो 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, पाई x प्लस 2 कैंसिल किया भाग देकर 4x 2 भाग देकर k। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो पाई k बटा x कॉमन लेकर हमने k बटा पाई प्लस 4, ये x की वैल्यू बनाई। या k की वैल्यू भी देख सकते हैं, k की वैल्यू या x की वैल्यू हमको उचिष्ट या निम्निष्ट पता करने के लिए तो हम रखते हैं, चूंकि x बराबर k बटा पाई प्लस 4 में a डबल डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मान कहीं पर भी x देखने को नहीं है तो इसका मान परिवर्तन नहीं होने वाला, अपरिवर्तित ही रहेगा और इसमें कहीं माइनस चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक है मतलब क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा उचिष्ट निम्निष्ठ की परिभाषा से। अतः वर्ग व वृत्त के क्षेत्रफल का योग न्यूनतम है। तो न्यूनतम कब कि त्रिज्या का वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर, तो ये भी हम निकालते हैं कि ये सही है या गलत है। तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर ज्ञात करने के लिए अभी जो हमने k की वैल्यू बनाई थी, ये हम k की वैल्यू समीकरण 1 में रखकर k को विलुप्त करने वाले हैं। समीकरण 1 में k बराबर k का मान रखने पर, जो समीकरण 1 बना हुआ है उसमें मैं k का मान रख रहा हूं, तो k का मान मैं इस तरह से रखूंगा 4x प्लस 2 पाई r बराबर में k का मान क्या है पाई x प्लस 4x। तो 4x दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया, 2 पाई r बराबर पाई x।
पाई पाई दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया, 2r बराबर x। मतलब क्या है इसका, x कौन, वर्ग की भुजा, 2r कौन, वृत्त का व्यास। तो ये हमने सिद्ध कर लिया कि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के समान होने पर उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। ये हमने अभी सिद्ध किया, समझकर लिखिए।